नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम बेहद सरल तरीके से समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या चल रहा है। हम समझेंगे कौन सी नीतियां बन रही हैं, क्या है इन नीतियों के नफे और नुकसान, और कैसे हम योजनाओं का ले सकते हैं अधिक से अधिक लाभ। और ये सब कुछ हम समझेंगे बिल्कुल आपकी भाषा में। बिजनेस और इकोनॉमी के जार्गन्स रहेंगे हमसे कोसों दूर। और आज का विषय आप पीछे देख पा रहे हैं, बढ़ेगी ईएमआई और घटेगी महंगाई। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये क्या फॉर्मूला है जिससे कि आपकी ईएमआई घट जाएगी लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो जाएगी। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इसकी बारीकियों को समझने और समझाने के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर चरण सिंह। आप एग्रो फाउंडेशन के सीईओ हैं, आरबीआई में रह चुके हैं, आईएमएफ के साथ आपका लंबा साथ रहा है। बहुत बहुत स्वागत। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के सलाहकार संपादक हैं। फाइनेंस में पिछले 2.5-3 दशकों से आप लगे हुए हैं और ये कीड़ा फाइनेंस और इकोनॉमी का आप में इतना था कि आपने सिविल सर्विसेज छोड़ा और अपना करियर पूरी तरीके से फाइनेंस जर्नलिज्म में परसू किया है। तो शुभ में पहला सवाल हम आपसे पूछें, इसके पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं। दरअसल 2 दिनों तक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चली और उस बैठक के क्या नतीजे आए हैं वो हम एक ग्राफिक्स के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और अब जो रेपो रेट है वो 6.25% हो चुका है। रिजर्व बैंक इस साल 2.25% तक रेपो रेट बढ़ा चुका है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है और साल 2023 के लिए विकास दर का लक्ष्य अब 7 से घटाकर 6.8% किया गया है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 561.2 अरब डॉलर का हुआ है। और अप्रैल से अक्टूबर तक जो सीधा विदेशी निवेश था इसके भी आंकड़े अच्छे हैं, बेहतर हैं, 22.7 अरब डॉलर का रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो आरबीआई कमेटी की रही है वो शुभ में है कि 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा, 5 बार बढ़ चुका है ये रेपो रेट। लेकिन महंगाई जो है अभी भी जो दायरा है 6% तक का उससे ऊपर है। इस पर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया। हर्ष, वजह बढ़ाने का वजह यही है। मुद्रास्फीति क्यों होता है? मुद्रास्फीति तब होता है जब बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम चीज़ों के पीछे करता है, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। इतना ज़्यादा पैसा बाज़ार में है, इतने कम चीज़ें हैं, लोग खरीदने जाएंगे तो मुद्रास्फीति हो गई। उस पैसे का जो स्टॉक है उसी चीज़ को आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको बाज़ार से निकलने का कोशिश कर रहा है। और आरबीआई को करने का वो कोशिश का जरिया क्या है? ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अगर ब्याज दर बढ़ाएंगे तो निश्चित ही क्या होगा कि बैंक ज़्यादा दाम पे लोगों को पैसा देंगे, एनबीएफसी ज़्यादा दाम पे लोगों को उधार देंगे, तो निश्चित ही लोग कम उधार लेंगे। कम उधार लेंगे तो उनके पास कम पैसे रहेंगे जिससे वो चीज़ों को के पीछे भागे। तो अपने आप ही मार्केट में एक तरह का कंट्रैक्शन आता है और ये जब कंट्रैक्शन आता है ये मुद्रास्फीति के विपरीत में काम करता है, तो मुद्रास्फीति कम हो जाता है। और आरबीआई का यही प्रक्रिया है और यही प्रोसेस में, और इसीलिए महंगाई घटाने का यही सबसे मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यही स्टेबल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रहता है। और पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं यही काम कर रहे हैं और भारत को भी ये करना पड़ रहा है। एक और ग्राफिक्स के जरिए हम जरा देखते हैं कि ये लगातार जो 5 दफ़ा आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए हैं इसका क्या असर रहा है। अक्टूबर महीने की बात करें 6.77% महंगाई की दर रही है। सितंबर में आप देखिए 7.41% थी, यानी कि अक्टूबर महीने में बढ़ाने का रेपो रेट फ़ायदा हुआ। अगस्त में भी ये 7% थी, जुलाई में 6.71% थी और जून के महीने में भी 7 से ऊपर थी, 7.01%। इसे हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, लगभग 2.25% पिछले मई से हम बढ़ा चुके हैं। 3 बार तो लगातार बैठक में, एक बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक हुई थी उसमें।
इस पे भी चर्चा चल रही थी अभी कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़े, 50 बढ़े, 35 बढ़े। आपको क्या लग रहा है, अभी भी ये दायरा जो है ऊपर है, ये अंतिम बार है या अभी और बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि गवर्नर ने इस बार एक मैसेज देने का प्रयत्न किया है। अब तक 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता था हर बार, इस बार उन्होंने 35 किया है। मैं खुद इस विचार का था कि अगर हम इसे रोक सके तो, पर गवर्नर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं। उसके 2-3 मूल कारण हैं। एक तो इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रही है, हमारे देश में भी बढ़ रही है। आपने अभी आंकड़े देखा है, कभी 7% से ऊपर है, कभी 6.8 है। ये सब जो हमारा बैंड है 2 से 6 और जिसका सेंटर पॉइंट 4 है, 4 से ऊपर है, तो गवर्नर ने एक कारण तो यही बताया। और दूसरी बात ये भी है कि विदेश से कभी इन्फ्लेशन आ सकती है एक्सचेंज रेट के कारण, तो इसलिए उसको बड़ा ध्यान से देखना है। पर क्योंकि ग्रोथ रेट पे फ़र्क पड़ सकता है, जैसे अभी अभी पूरा बताया गया कि ऐसे ग्रोथ रेट पे फ़र्क पड़ सकता है, ग्रोथ रेट को भी ख्याल में रखना है। इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट की जगह इस बार 35 बेसिस पॉइंट किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक किस्म का एक मैसेज दिया गया है कि हाँ, अगर कंट्रोल में आ गई है इन्फ्लेशन। तो आपने भी आंकड़ा बताया, सितंबर में 7.4 था, अभी अक्टूबर में 6.8 था, मतलब कंट्रोल में आ रही है जी। अगर आप इसी के करीब दूसरा एक आंकड़ा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको सरकार और गवर्नर मॉनिटर करते हैं, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स था जो हम 2011 तक जिसको मॉनिटर करते थे। अगर आप उसमें आप देखें तो उसमें गिरावट काफ़ी रफ्तार से आई, काफ़ी अच्छी रफ्तार से आई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और गवर्नर, उन्होंने इस चीज़ को देखा है कि हाँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, आंकड़े कम हो रहे हैं, तो इसलिए 50% बढ़ाने की जगह इस बार 35 करते। एक बात और है, विदेशों में भी ये बात चल रही है, खास करके अमेरिका में। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं 6.8% के करीब चल रही है, और हमारी जो एवरेज देखी जाए तो 4-5-6 के आसपास चलती है, अगर 30 साल की एवरेज देखी जाए। विदेशों में खास करके अमेरिका में अगर ऐसी एवरेज देखें तो वो तो 2% है, पर उनकी इन्फ्लेशन चल रही है 10% पे। तो उन्होंने भी ये सोचना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर भी कंट्रोल आ गया है कि अभी जिस तरीके हम बढ़ा रहे थे 75 बेसिस पॉइंट, उतना तेज़ी से ना बढ़ाएं। तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक ने काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी बैलेंस करके 50 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट किया है। जी, और जब ये चर्चा हो रही थी इस साल के शुरुआत से ही कि रिज़र्व बैंक कुछ फ़ैसले क्यों नहीं कर रहा है, कुछ फ़ैसले फटाफट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात रिज़र्व बैंक ने की है। जैसा डॉक्टर सिंह बता रहे थे, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है कि जीडीपी भी, जो विकास दर है, वो भी अफेक्टेड नहीं हो और महंगाई भी कम हो। और शुभ में आपने देखा कि जब हम शो करने आ रहे थे तो हमसे किसी ने पूछा कि ये ईएमआई बढ़ जाएगी और महंगाई घट जाएगी, ये क्या फार्मूला है? इसे ज़रा हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी ने पूछा कि भाई ईएमआई बढ़ेगी तो हम ज़्यादा पैसे दे रहे होंगे, तो महंगाई कम कैसे हो जाएगी? तो बात यह है कि ईएमआई ज़रूर बढ़ेगी, और अभी तक बैंक्स मोटा मोटी, वैसे डॉक्टर सिंह ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, बैंक्स मोटा मोटी ज़्यादातर ईएमआई बढ़ा नहीं रहे थे, टेन्योर को बढ़ा रहे थे, यानी कि लोन की अवधि को बढ़ा रहे थे बजाय रेट को बढ़ाने का। इस बार ही मोटा मोटी मुझे लगता है 35 बेसिस पॉइंट जो बढ़ा है, उससे अगर हम आंकड़ा हिसाब करें तो करीब महीने में मतलब सबका ईएमआई में करीब 300 रुपये के करीब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर लाख। तो ज़रूर वो चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा कि सबके ईएमआई बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि ईएमआई बढ़ने के बावजूद हम अगर कैसे कहते हैं कि महंगाई कम हो गई, बात यह है कि हम अगर जिस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट से, ब्याज दर से जुड़े हुए हैं, उन पर तो दाम बढ़ेंगे, उन पर खर्च ज़्यादा होंगे। तो उन पर अगर ज़्यादा खर्च होंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ों पे खर्च कम होंगे। आप कह सकते हैं ये काफ़ी एक ऐसा सवाल है कि गरीब के ऊपर ये असर आ जाता है। लेकिन अगर आप गरीबों के या आप साधारण मध्यवित्त की अगर आप देखें तो उसमें उन लोगों का जो ज़्यादातर खर्च रहता है वो ईएमआई के साथ साथ जितना इफ़ेक्ट होता है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उनका जब मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, उनका खर्च रेट बढ़ता है। तो अगर उनका ईएमआई रेट उतना ज़्यादा नहीं होता है, उस पर उतना खर्च नहीं करते हैं जितना
मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जितना इनकम बढ़ता है तो लोन के हिसाब से लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए अपर इनकम ग्रुप्स में, मिडिल टू अपर इनकम ग्रुप्स में वहाँ पे ईएमआई बढ़ेगी, उनका शॉक वो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी है, इसलिए वो संभालेंगे। गरीब जो हैं, जिनके ऊपर मुद्रास्फीति का इफेक्ट ज़्यादा होता है रादर देन की ईएमआई का, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अगर यहाँ पे इस ग्रुप का इनकम एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कम रहे तो निश्चित ही बाज़ारों में दबाव कम आएगा, चीज़ों के दामों में की जो गिरावट नहीं, बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो साधारणतः इकोनॉमी में एक, जिसे कहते हैं एक लो इक्विलिब्रियम में एक जिसे कहते हैं टेकिंग ऑफ द हॉट प्लेट टाइप का चीज़ आ जाएगा, यानी कि और लोगों के पास जो कंज्यूमर गुड्स है उसके ऊपर प्रेशर कम आएंगे। शुभमय ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिसे हम नोट कर सकते हैं कि दरअसल हम समझते हैं कि जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात करते हैं रिटेल सीपीआई की, तो हम ये समझते हैं कि भाई मुद्रास्फीति कम हो गई, दाम क्यों नहीं गिरा। दरअसल मुद्रास्फीति कम होने का मतलब दाम गिरना नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहा था उस रफ्तार में कमी आई है उतने प्रतिशत की। और ईएमआई की हम बात कर रहे थे कि ईएमआई में दरअसल जब रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट भी हमने पिछली बार समझने की कोशिश की थी कि ये वो रेट होता है जिसपे बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन लेते हैं। एक तो आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, दूसरे पब्लिक भी लोन देती है। जब हम अपने पैसे जमा करने जाते हैं तो उसे हम लोन ही समझें कि हमने बैंक को दिया, और ये पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हम जो पैसे बैंक में जमा करेंगे उस पे हमें भी ज़्यादा ब्याज दर मिलेगा, तो लोग खर्च कम करेंगे, अपने पैसों पे ज़्यादा ब्याज अर्न करना चाहेंगे, और इस तरीके से मार्केट से पैसे कम होंगे, ख़रीदारी कम होगी, डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होने से चीज़ों की दाम ज़रूर कम होंगे, ऐसा आरबीआई को भी लगता है और ये होता भी है। लेकिन ईएमआई की बात हम कर रहे थे और डॉक्टर सिंह से हम पूछेंगे, ईएमआई बैंक्स बढ़ा देते हैं लेकिन रेट, आपकी ईएमआई जो होती है, जो फिक्स्ड अमाउंट होता है वो नहीं बढ़ता है, जो शुभमय अभी बता रहे थे। होता क्या है कि आपका टेन्योर बढ़ जाता है और आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये काम 2-3 बार हो चुके हैं, इसलिए शायद इस बार ईएमआई की जो रकम हम देते हैं वो बढ़े। इससे हम कैसे मैनेज करें डॉक्टर सिंह? इससे मैं भी जूझ चुका हूँ कि जो लोन हमने 20 साल के लिए लिया था वो हमें पता ही नहीं चला कि कब 27 साल का हो गया। बढ़े रेपो रेट पे इसको मैनेज करने के लिए जो फ्लेक्सिबल हम लेते हैं, तो इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे है मैनेज करने का? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप बैंक से ऋण लेते हैं तो ख़त्म ही नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाता है। मैंने खुद घर के लिए लिया हुआ है और मैं खुद देखता हूँ कि वो अभी भी इतना पड़ा हुआ है। तो बात तो सही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अगर तो ईएमआई बढ़ा दिया जाए तो लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है, तो इसलिए आमतौर पे बैंक पूछ लेते हैं और उसका टेन्योर बढ़ा देते हैं। एक बात तो ये भी मैं कहनी चाहूँगा कि जैसे रिज़र्व बैंक ने इस बार इतने रेट बढ़ाए हैं, जैसे आपने खुद देखा कि 200 बेसिस पॉइंट पे रेट बढ़ाया, अभी 35 बढ़ गया, 235 बेसिस पॉइंट बढ़ गए, पर जो ईएमआई है उसमें वो एकदम उतना ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो जो ट्रांसमिशन होती है इंटरेस्ट रेट की रिज़र्व बैंक के बढ़ाने से, और जो आपके लोन पे आता है वो थोड़ा लैग के साथ आता है और थोड़ा कम भी आता है। तो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट जो होता है, जो पिछले मेरे ख्याल 5 वर्षों से हम उसको रेपो के साथ भी जोड़ सकते हैं और मार्केट के रेट के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो एक बात तो ये भय कि अभी क्योंकि रिज़र्व बैंक ने 235 पॉइंट इसको बढ़ाया, बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, हमारी ईएमआई उतनी ही बढ़ जाएगी। खैर उतनी नहीं बढ़ेगी, पहला तो वो भय मन से निकाल देना चाहिए। दूसरा, कई बार टेन्योर बढ़ जाती है, तो कई बार अभी भी ईएमआई का वो अमाउंट नहीं बढ़ेगा, अगर कोई चाहे तो उसको टेन्योर बढ़ा सकता है। ये भी बात ज़रूरी है। डिपॉजिट रेट पे भी ये बढ़ाना पड़ जाता है बैंक को। तो जो आपकी ईएमआई बढ़ रही है, अगर आप ही की परिवार के सज्जन उसमें जाके बैंक में डिपॉजिट डाल रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा मिल जाता है। ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो रिटायर्ड हैं या जिनके पास और कोई आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए भी ये फ़ायदे होता है। तो एक किस्म का हर कमर्शियल बैंक और रिज़र्व बैंक को भी ये चीज़ का ज्ञान होता है कि एक बैलेंस लेके चलते हैं, डिपॉजिट पे भी, लैंडिंग रेट पे भी एक बैलेंस चलता है। वो अभी भी हो रहा है।
एक जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक से ज़रूर मांगना चाहिए, आप शायद सजेस्ट करना चाहें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होता है। आम तौर पर लोग उसे देखते नहीं हैं, वो ईएमआई अपनी देते जाते हैं। अगर आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बीच बीच में निकलवा के देखते रहें तो आपको पता चलता रहेगा कि कितना आपका पीरियड बढ़ा है, कितना अभी बैलेंस है, कितना प्रिंसिपल है, और ज़्यादातर जो आपका हिस्सा है, अगर आप आधे से कम समय में हैं लोन चुकाने के, तो 80-90% तक जो है वो इंटरेस्ट पे ही जाता है, इसलिए वो बहुत धीमे धीमे कम होता है। शुभमय से हम जानना चाहेंगे कि रेट तो हम बढ़ा रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, हार्ड लैंडिंग क्या है इसमें? जैसे भारत में बात हो रही है कि अब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, यूएस फेड बोल रहा है हम हार्ड लैंडिंग करेंगे, ये क्या है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सोच रहा था अभी कि इस बारी का पूरा मुद्रास्फीति का जो दायरा है ये इसीलिए बड़ा है क्योंकि ये हमारे विदेश के से ही चोट पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब से कोविड हुआ है, भारत सरकार ने काफ़ी समझदारी से इकोनॉमी को उस तरीके से चलाए हैं ताकि इस तरह का नौबत ना आए। लेकिन ये जो हमारे इस बारी का जो मुद्रास्फीति का इफेक्ट है, ये मुद्रास्फीति है, ये दो चीज़ों से आया है। एक है सप्लाई साइड शॉक, और दूसरा जो अमेरिका और यूरोप के अंधाधुंध पैसे बढ़ाने का, सबके पास वॉलेट में पैसा देने का जो एक अजीब सा एक होड़ लग गया था, उस होड़ की वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का एक जो वार बना था पूरे देश, पूरे दुनिया में, उसी का ही जिसे कहते हैं एक वेव, हम उसको से निपट रहे हैं। तो ये अनफेयर है। बट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने अपने आप में कुछ गलती नहीं किए थे, इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग का अंश मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा संभावना है। हम ये टर्मिनोलॉजी यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हमारे देश में लोगों के पर कैपिटा इनकम कम है, इसलिए वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट राइज या इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट या मुद्रास्फीति, दोनों ही उनके लिए सॉफ्ट लैंडिंग का नौबत कम ही देता है। अमेरिका जैसे देश में कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम उनका हमसे कहीं गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वो सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग की बात कर सकते हैं। हमारे लिए तो हर बेसिस पॉइंट जब राइज होता है तो वो एक मुश्किल का घर के सामने एक बड़ा मुश्किल का सामने पेश कर देता है। इसलिए हमारे लिए यह है कि जितना जल्दी इस चीज़ से हम निकले वही हमारे लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मैं देख कर मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे डॉक्टर सिंह बता रहे थे कि मुद्रास्फीति का जो लहर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। खासकर रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसमें दाम राइज होने का जो रेट है वो कम हो रहा है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कहें कि इसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये रेट अगर कम और हो जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है। रूरल वेजेस जिसकी बढ़ोतरी रियल वेज रेट नहीं हो रहे थे, उसमें अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमी को एक जिसे कहते हैं एक जैसे कहते हैं गुड वर्चुअस साइकिल की तरफ पुश दे रही है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के दूसरे देश भी, यहाँ तक कि IMF, कई बार वर्ल्ड बैंक, S&P, कई ये बताने की कोशिश करते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जो दुनिया में फाइनेंस के स्तर पे, इकोनॉमी के लेवल पे चल रही हैं, भारत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और हमें ज़रूर ये डिस्कस करना पड़ेगा। हम बताएं कि सरकार की ओर से पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधार दूरगामी परिणाम वाले साबित हुए हैं। इन्हीं सुधारों का नतीजा है कि आज हम खुद को अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक और बात है कि सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो माहौल तैयार किया, उसने भारत को इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारा 130 करोड़ से अधिक का घरेलू कंज्यूमर बेस। चौथा फैक्टर हमारा विशाल घरेलू मार्केट, और पांचवां भारत का सस्टेनेबल ग्रोथ। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ग्राफिक्स के माध्यम से अभी हम देख लें, जिसकी वजह से भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर बनी हुई है। आपके क्या विचार हैं इस पर? इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जिस तरीके से सरकार ने कोविड के दौरान इतनी अच्छी दूरदृष्टि की पॉलिसी अपनाई, और जिस तरीके अभी बताया गया है कि अमेरिका और यूरोप और यूके में जिस तरीके उन्होंने नी जर्क रिएक्शन किए और पैसा फेंका लोगों पे और कहा कि आपकी जेब में होना चाहिए, उसका हम लोग अभी भुगत रहे हैं इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। तो ये साफ दिखा रहा है कि हमारी जो सरकार थी
और हमारा जो रिजर्व बैंक था, इन दोनों ने बहुत जिम्मेवारी के साथ इस मुश्किल दौरान, कोविड के दौरान, अपनी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर अभी सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग की चर्चा उतनी नहीं हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब कभी भी आप इन्फ्लेशन या कीमतों पे कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, ग्रोथ एकदम गिर जाती है। जब ग्रोथ गिर जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जब हार्ड लैंडिंग होती है, जैसे अमेरिका अभी प्रयत्न कर रहा है, हर बार 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा देता है, वहाँ का ग्रोथ रेट अभी क्रैश करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जिस स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट, अभी वो अमीर देश है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे सकता है, पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से और भी चीज़ें आ जाती हैं और ग्रोथ के गिरने से बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। उनमें से एक मुसीबत यह है कि हमारा एक्सपोर्ट वहाँ नहीं जाएगा, उनकी भी अपनी टेंशन्स आ जाती हैं। पर वो जो हार्ड लैंडिंग है वो हमारे देश में हम लोग कंट्रोल करके बैठे। उस कंट्रोल का एक कारण ये भी है कि जिस स्पीड से जी इंटरेस्ट रेट को हमने बढ़ाया भी है, या जिस स्पीड से एक सेक्रीफाइस रेशियो होगी ग्रोथ को कंट्रोल करने में, वो हमने यूँ समझ लीजिए लेज़र बीम की तरह बहुत कंट्रोल में रखी। उसको इस तरीके कैलिब्रेट किया है कि ना ही ग्रोथ क्रैश करेगी। इन्फ्लेशन तो वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमारे 4% से तो ज़्यादा है, पर उनकी तो 5 गुना ज़्यादा है, हमारी उतनी नहीं थी। तो हम उस तरीके से भाग्यशाली हैं कि जो पिछले 2 वर्षों में हमने अपना पॉलिसी जिम्मेवारी से निभाई, उसका अभी हमें फल मिल रहा है कि हमारे यहाँ हार्ड लैंडिंग नहीं होगी। बिल्कुल। और आपने बात की कि बाकी के जो दूसरे देश हैं वहाँ क्या है, दरअसल पूरी दुनिया इस समय महंगाई की बड़ी मार से गुजर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की भी हालत पतली है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ महंगाई लगभग 8% के ऊपर बनी हुई है। आमतौर पर अमेरिका में महंगाई 1 से 2% के बीच ही रहती है, कभी कभी इससे भी कम हो जाती है। जर्मनी में महंगाई की दर जो है 8% के आसपास ही बनी हुई है। ब्रिटेन में महंगाई 10% के पास है। जापान में यह दर 3% को छू रही है, जो आमतौर पर इससे कम ही रहती है। और जो सबसे ज़्यादा महंगाई वाले देश हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से उन पर एक नज़र डालते हैं। टर्की शुभ में देखिए 80% से ज़्यादा है, अर्जेंटीना 78%, रूस 14%, नीदरलैंड्स 12% और स्पेन भी 10% से ऊपर जो महंगाई की दर है वहाँ बनी हुई है। तो इस हिसाब से भारत की अगर जो हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सस्टेन किया हुआ है और इसलिए हमारे एफडीआईज भी आ रहे हैं। और आज के जो आंकड़े आए हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व वो भी सफिशिएंट है, आप मानते हैं अभी के लिए? मोटा मोटी 4 चीज़ों का दायरा किया जाता है और इसमें हम थोड़ा सा, आपने शुरुआत में कहा था कि हम टेक्निकल चीज़ों से हम दूर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ों का उल्लेख करना ज़रूरी है। वो है मुद्रास्फीति, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंटरेस्ट रेट और फिस्कल डेफिसिट। और इन चारों चीज़ों एक जैसे कहते हैं कि पाशा के चारों खाने रहते हैं कि जिसमें जिनको देखकर निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। इन चारों चीज़ों पर भारत काफ़ी खरा उतरता है और वो खरा इसलिए उतरता है, जैसे डॉक्टर सिंह बता रहे थे, कि इनमें किसी में भी कोई मात्रातिरिक्त ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिसके वजह से देश में कोई उधेड़बुन मचे। जी। फॉरेन एक्सचेंज राइज का किससे आ रहा है? एक तो आप देखेंगे अजीब चीज़ है, रेमिटेंसेस। हमारे इस साल वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 100 बिलियन का रेमिटेंसेस भारत में आ रहा है। हमारे एवरेज रहते थे 60-70, 30 बिलियन का जो एक्सेस है वो किस लिए आ रहा है? कि लोगों का कॉन्फिडेंस है बाहर के कि हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और ये कॉन्फिडेंस ही भारत के लिए एक जैसे कहते हैं ना, एक पूरा जैसे कहते स्टेबल प्लेटफॉर्म रखने का संभावना है। और उसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज यानी कि जो नेट रिजर्व्स बनते हैं सारे चीज़ों का एक्सपेंडिचर करके, वो बढ़ते जा रहे हैं। 561 बिलियन डॉलर के ऊपर है। और आपने कोई टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि सीएडी यानी करंट अकाउंट डेफिसिट का जिक्र करना, फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा समझा दें कि ये क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमारे, मोटा मोटी अगर टेक्निकल चीज़ों में ना जाए तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में का जो दरार है उसको हम यूजुअली मानते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट में। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट वगैरह, इधर मतलब सर्विस सेक्टर वगैरह, वो सब चीज़ हम छोड़ देंगे। फिस्कल डेफिसिट सरकार के आय व्यय का हिसाब, कितना खर्चा है, कितनी आमदनी है। मुद्रास्फीति के तो हम बात कर ही रहे थे, बाकी रहे ब्याज दर जिसकी भी हम बात कर रहे थे। तो इन चारों चीज़ों को अगर देख के चले तो देश में मोटा मोटी एक जिसे कहते हैं छाता जो बन जाता है वो एक अच्छा रहता है
और उसके नीचे लोगों के लिए टेंशन कम रहता है। इस प्रोग्राम में अब वक्त थोड़ा ही बचा है, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे बहुत सरल भाषा में। सरकारी कर्ज जो होता है, और हमारे पास एक आंकड़ा है, यह है अमेरिका और ब्रिटेन का जो जीडीपी है उसका 125% है सरकारी। पूरा यूरोप अगर मिला लें तो 150% है, जापान 225% है, और भारत, इसकी हालत काफ़ी अच्छी है, 90% के आसपास बनी हुई है, जो आमतौर पे 65 होती है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ी सी और नीचे गिरेगी? ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। पूरी दुनिया हमें सिखाती थी एक समय में, मैं रिजर्व बैंक में था, कि आप लोगों को पता नहीं है कि ऋण और जीडीपी का रेशो आपको 60% से नीचे रखना चाहिए जी। इन लोगों का 50, 55, 45 हुआ करता था। हम लोग क्योंकि इमर्जिंग कंट्री हैं, ग्रो कर रहे थे, हमारा कभी कभी 60-75 के करीब चला जाता था। अब इन लोगों का 100 से ऊपर चला गया, और अब इन लोग हमें सिखा रहे थे जो चीज़ें अपने पे लागू नहीं कर रहे हैं। हमारी जो रेशो इस टाइम भी है, बेशक 60-70 के करीब होनी चाहिए, 90 पे है, पर क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी मुश्किल आई है, मंदी छा गई है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सरकार को खर्चा करना ही पड़ रहा है, सब्सिडाइज करना पड़ रहा है सब कुछ, तो ये बड़ा है। जहाँ तक हमारा देश है, जहाँ तक हमारी फिस्कल सिचुएशन है, एकदम तंदुरुस्त है। अगर आप डेटा देखें जो अभी आया है, जीएसटी का 1.5 लाख करोड़ आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस बोथ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल इनकम टैक्स बहुत अच्छी रफ्तार पे जा रहे हैं। विदेशों में वो नहीं हो रहा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेना पड़ रहा है, वो दिख रहा है। तो हम लोग फिस्कल सिचुएशन में भी, करंट अकाउंट अभी बताया है, जहाँ से रेमिटेंसेस हमें संभाल रही हैं, हमारे आईटी एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट संभाल रहे, उधर देश के अंदर भी, क्योंकि अभी स्थिति सुधर रही है, ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्शन शुरू हो गई है, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सॉलिड है, तो हम लोगों का ऋण काफ़ी संभल के चल रहा है। तो हमने खूब बेहतर तरीके से समझा कि आखिर ईएमआई बढ़ने के बावजूद महंगाई कैसे कम होगी, और ये वो दिन है जब हम अपने पैसे बढ़ा भी सकते हैं। आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले सप्ताह हम किसी और समसामयिक विषय पर चर्चा में हाजिर होंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।